Hey everyone, welcome to Mentometer by कल्पना सिंह। और मैंने एक अपलोड की थी वीडियो जिसमें कि मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसकी 21st उसका लास्ट डेट था। तो आपने जो भी फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से। तो PT 365 आ गई है, एक पॉलिटी की आई है और एक एनवायरमेंट की आई है। तो पहले हम पॉलिटी की जो है PT 365 कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे हम एनवायरमेंट की। मैं ट्राई करूंगी वैसे तो हाफ एन आवर का एक वीडियो हो, लेकिन अ, एक मैं कंपाइल्ड वीडियो डालने की कोशिश करूंगी जो कि आई थिंक 6 या 7 आवर्स में पूरी PT 365 कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा आई एम अपलोडिंग अनदर वीडियो जिसमें कि मैंने बताया है कि PT 365 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो आपको, आपने जितना भी पूरे साल में अगर आपने करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं पढ़ पाए हो किसी वजह से, या जैसे न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो ये जो है अप्रैल 2022 से और दिसंबर 2022 तक की आई है अभी इसमें जो PT 365 है। उसके अलावा इसके जो भी टॉपिक्स हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको जितने भी इश्यूज थे पूरे जो साल में जितने भी इश्यूज थे, चाहे रिलेटेड टू इकोनॉमिक, जो भी जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज है, या फिर इम्पोर्टेंट लॉज है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल्स आए हैं, वो सारे टोटल 8 पॉइंट्स है इसमें। सो टोटल 8 सेगमेंट्स है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, 4 सेगमेंट जो है या 4 सेक्शन जो है एक में कवर कर लेते हैं और जो 4 बचे हुए सेक्शन है वो एक में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा वीडियो के लिए। उसके अलावा आई विल डू वन थिंग कि हाफ एन आवर का एक इसमें, या जो भी एक टॉपिक जो है वन सेक्शन 1 2 3 4 ये ना एक ही वीडियो में कवर करूँ, तो जिससे कि ना इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप डबल की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये हम कैसे कवर करें। तो दिस इज द अप्रोच विच आई वाज डूइंग लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आल्सो आई एम फॉलोइंग द सेम थिंग। तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प। बाकी जितने भी ये जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल्स PT 365 में डिस्क्राइब हुए हैं, जितने भी इसमें मैगजीन में, तो वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो है लेटेस्ट आपको PT 365 अगर आप रिलीजियसली करोगे तो इससे रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं देता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। गिव मी अ मिनट। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जितने भी इस टॉपिक में जो ये है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं या जो भी चेंजेस हुए हैं, जो बिल्स आए हैं, वो ज्यादातर डिस्कस किए गए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। मेनली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कोटा था वो दिया गया है। तो ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि कई दिन तक आर्टिकल आए हैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर में, द हिंदू में भी, इकोनॉमिक टाइम्स में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा। वाई इट वाज इन न्यूज? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच थी उन्होंने बोला 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 10% कोटा देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इन द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है, अब ये न्यूज क्यों बनी? मेनली because EWS reservation was granted based on the recommendations of सीनो कमीशन। सीनो कमीशन ने ये जो है रिकमेंडेशन दी थी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक जो है आपको एक सेगमेंट बनाना चाहिए और 10% का रिजर्वेशन हो उसमें। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसमें कि प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जिसमें कि नॉन ओबीसी एंड नॉन SC ST कैंडिडेट्स जो हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें कि
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में इनेबल किया गया सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 15 आपने देखा होगा अमेंड किया गया है इसमें, जिसमें कि एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द advancement of economic weaker section up to 10% of seats may be reserved from such section, यानी कि 10% का जो भी सीट्स थी उसको रिजर्व किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो भी एडमिशन होंगे। और ये जो होगा एप्लीकेबल होगा माइनॉरिटी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मदरसा वगैरह में, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया टू परमिट गवर्नमेंट टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ ऑल पोस्ट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो है 10% का जो है कोटा दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। और एक चीज और थी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एडिशनली एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके साथ साथ दिया गया है। तो बहुत सारे जो भी कुछ लोगों ने रिट डाली कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज 27% जो है ओबीसी को दिया गया है, 21% एससी एसटीज को है और उसके बाद ये 10% ये आ जाएगा, तो फिर ये 60% के अराउंड आ जाएगा। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, उस चीज को लेके ये जो है मुद्दा चल रहा था। अब आता है अ पर्सन नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन, जो कि एससी एसटी और ओबीसी जो, क्योंकि उनको एक अलग रिजर्वेशन दिया गया है तो उनको छोड़ के जो भी अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनको जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है वो इसको जो है अवेल कर सकते हैं इस कोटा को। एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेड वेदर दोज हु हैव 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जिनके पास जो जमीन है 5 एकड़ से ज्यादा की, वो एग्जम्प्टेड है इस कोटा से। उसके अलावा रेजिडेंशियल फ्लैट हो किसी का 100 स्क्वायर फीट का, वो भी एग्जम्प्टेड है इसमें से। एंड रेजिडेंशियल प्लॉट हो किसी का 100 स्क्वायर यार्ड का या उससे ज्यादा का, सो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का जो हो शहरों में जो जिनके पास प्लॉट है, तो वो ये जो है रिजर्वेशन को अवेल नहीं कर सकते हैं। अब आती है एक वर्डिक्ट की बारी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सो की पॉइंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 जो कि रिट डाली गई थी जिसकी वजह से न्यूज में भी था। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अबव alone did not violate basic structure of constitution, ये जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो भी डीम्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी है जो कि एक्सक्लूड करती है एससी एसटी एसईबीसी was a part of reasonable classification and necessary to avoid double benefits, क्योंकि ये एससी एसटी एंड ओबीसी को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है तो उनको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा या तो मिलेगा उनको, तो इसीलिए उसका वायलेशन नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके अलावा जो भी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कांट बी रूल्ड आउट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड, जो कि एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने किसी भी गवर्नमेंट से कोई एड वगैरह नहीं लेते तो उनपे एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है कई बार। तो 50% रूल formulated in Indira Sahani judgment in 1992 has not been held to be inflexible and inviolable for all times to come further. It happens applied only to SC ST OBC communities and not to the general category, क्योंकि SC ST OBC का जो कैटेगरी था वो 50% के इसमें आ गया। उसके अलावा जो ये EWS है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही दिया जा रहा है जो कि वायलेशन नहीं है 50% वाला जो बैंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या है, तो लेट्स डिस्कस इट। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं क्योंकि ये जो है आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रहे, तो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ 103, तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 103 वा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है और 2019 में आया है ये।
उसके अलावा जो भी रिट वगैरह डली तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 बात करता है, इट एनेबल्स टू गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन द ऑलरेडी मेंशन्ड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 में जो भी मेंशन है उनको छोड़ के, or this relates to their admission to the educational institutions, and article 15 subclause 4 and subclause 5 related to the socially and economically backward classes of SC ST and OBCs है। तो ये जो आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 एंड 5 है ये तो SC ST OBC से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल सबक्लॉज 6 है ये जो है EWS से रिलेटेड है। तो इस दोनों में जो भी आर्टिकल जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड 5 को एग्जाम्प्ट करके एक आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 बनाया गया जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा एडमिशन में। अब जब हमें एडमिशन मिल गया तो फिर हमें नौकरी भी चाहिए, तो जो ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जो है वो नौकरी के लिए है, मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होगा वो मिलेगा इसमें। अब आती है कुछ चीजें, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। अब ये है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, हाउस होल्ड विद एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख और अबव। 8 लाख से ऊपर की जितनी कोई भी फैमिली है जिनकी 8 लाख से इनकम ज्यादा है वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। इन टर्म्स ऑफ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सतानाथन कमीशन इन 1971। बिकॉज ऐसा तो आपको नहीं होगा ना, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से भी हो तब भी आप रिजर्वेशन का फायदा लो, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। अदर कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंदिरा साहनी केस, रिजर्वेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जिसमें कि 50% का कैप है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, और प्रमोशन में ना रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये था टॉपिक 1। अब हम टॉपिक 2 कवर करते हैं, जो कि टॉपिक 1 12 मिनट में कवर हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी टॉपिक 1 के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लें, तो ये जो है इजी होगा डिस्कशन करने के लिए और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। अब ओबीसी का जो आपने देखा होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बैकवर्ड जो भी बैकग्राउंड था हम उसको बाद में देखेंगे और उसके अमेंडमेंट से पहले हम बात करते हैं न्यूज में क्यों था। यूनियन कैबिनेट गेव द 14th एक्सटेंशन टू द Justice Rohini Commission set up to examine issue related to the sub-categorization of OBC to submit their report by July 31st, 2013। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है 14th एक्सटेंशन दिया है जस्टिस रोहिणी कमीशन को कि ये जो है सब कैटेगराइजेशन जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए 31st ऑफ जुलाई 2023 तक। अब आती है कि ये जो फॉर्म हुआ, कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 2017 अंडर आर्टिकल 340, और आर्टिकल 340 जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ एसईबीसी। तो एसईबीसी का जो भी कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट को पावर देता है ये आर्टिकल कि एक कमीशन बिठाया जाए जो भी जांच हो सकती है उसको, जो भी अगर कुछ भी लूप होल है उसको एग्जामिन किया जाए। In 2015, NCBC had proposed the OBCs be divided into following 3 categories and external backward classes EBC group A, एंड उसके अलावा इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई दो में डिवाइड कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ओबीसी में भी सारे ही लोग बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं है। तो इसके लिए इस कमीशन ने भी जो है एनसीबीसी हैज प्रपोज्ड दैट डिवाइड ओबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसमें कि ईबीसी ग्रुप ए एंड एमबीसी ग्रुप बी। अब ईबीसी क्या, ईबीसी ग्रुप ए क्या है, फेशियली फेसिंग सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इवन विद इन द ओबीसी, क्योंकि इसमें क्या है कि ओबीसी की कुछ कास्ट ऐसी है जो कि प्रॉस्पर हैं लेकिन उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, और कुछ कास्ट ऐसी है कि ओबीसी में होने के बाद भी उनका मतलब यह है कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज है कि जो उनको रिजर्वेशन मिला गया उसका भी ठीक से फायदा उठा सके। बिकॉज हर जो भी पोस्ट होती है चाहे और या फिर एडमिशन हो, आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्लिगेट
aboriginal tribes, nomads हैं जिसमें semi nomadic tribes है, who have been carrying on their traditional occupation, जो कि traditional occupation को carry कर रहे हैं, but वो क्या है कि ना तो educationally eligible हो रहे हैं कुछ post वगैरह के लिए या फिर admission के लिए। तो एक तो वो लोग हो गए जिसमें कि EBC ग्रुप ए आ गया, extremely backward। दूसरे आ गए more backward classes, इसमें आता है consist of vocational group carrying on their ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, जिसमें कि अपने ऑक्यूपेशन को कैरी कर रहे हैं। और तीसरे आते हैं जो थर्ड आया बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें कि बीसी जो बीसी ग्रुप है वो तीसरा, एंड कंपैरिजन कंप्राइजिंग ऑफ दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड, यानी कि वो फायदा भी उठा रहे हैं, एजुकेशन वगैरह भी वो कर रहे हैं बीसी में। तो इसमें ये कैटेगराइजेशन किया गया जिससे कि रिजर्वेशन को उसी के हिसाब से दिया जा सके। अब बात आती है एनसीबीसी, एक रिपोर्ट देता है एनसीबीसी, अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड कर्नाटका, हरियाणा, ये सारे जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं हैव सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी फ्रॉम रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। जितने भी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन्होंने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है इन सारे स्टेट्स ने। तो ये जो कमीशन है बोल रहा है कि भाई सेंटर में भी यही चीजें फॉलो करो तो शायद रिजर्वेशन एक सही सेगमेंट को मिल सके और उनका जो भी अपलिफ्टमेंट हो सके। अब ये जो रिजर्वेशन का बैकग्राउंड था, रिजर्वेशन ये वाली चीजें हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। सो अब इसका बैकग्राउंड था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो क्लासेस कमीशन फॉर्म हुआ था 1953 में अंडर काका केलकर कमेटी, एंड दैट इज काका केलकर 1953 में आया। उसके बाद आता है 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया, जो कि एमपी मंडल ने जो है इसको एमपी मंडल के अंडर आया था। उसके बाद आता 1992 जिसमें कि 27% रिजर्वेशन दिया गया अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले आर्टिकल में बताया, मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में भी बताया है। अब 1992 में ही आया एक क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट, द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट केस, एंड 1992 में ही आया ये भी, तो इसका कैटेगराइजेशन किया गया। अब एक चीज और आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इसको बाद में बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको मालूम होगा कि एनसीबीसी जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 आर्टिकल 338 बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो आर्टिकल 338 बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 के तहत ये जो है एनसीबीसी को एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया गया। एनसीबीसी वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1993 and consist of a chairperson, vice chairperson and 3 other members. इसमें मेनली होंगे एक तो चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर। तो ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो भी एक वो वारंट या आप कह सकते हैं नोटिस जारी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनका टेन्योर होता है, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस and tenure of office has been notified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि किसके अंडर इनका जो भी टेन्योर वगैरह है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इनका जो भी कार्यकाल है वो डिक्लेयर किया, मतलब घोषित किया जाता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आती है एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अब 27% का जो भी बेनिफिट है ओबीसी को दिया गया है, रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन अमंग कास्ट और कम्युनिटीज विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। तो सेंट्रल ओबीसी की जो लिस्ट है उसके हिसाब से दिया जाता है। मैंडेट ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन, अभी एक मैंडेट आया जस्टिस रोहिणी कमीशन की तरफ से, उन्होंने बोला कि वर्कआउट द mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for subcategorization of OBC। तो ये सब कैटेगराइजेशन OBC है उसको फॉलो करके और ये रिजर्वेशन दिया जाएगा।
अभी टॉपिक को खत्म करते हैं, जो नीचे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लीगल बॉडीज। अब ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है लीगल बॉडीज को, हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू नोटिफाई इलेक्शंस इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था कि क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप बिना जो है रिजर्वेशन के ओबीसी के ये जो है इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवा सकते हो। तो द डायरेक्शन इज गाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 243U of constitution which mandate that election to constitute a municipality shall be completed before expiry of its duration। तो उस ड्यूरेशन से पहले इस इलेक्शन को कमीशन किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट हेल्ड दैट अंटिल ट्रिपल टेस्ट कंडीशन, यानी कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन में एज मैंडेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णन मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में फुलफिल किया गया था। नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबी पोल्स, यानी कि जितने भी आप कह सकते हो कि म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे है शायद ये, तो म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे जो भी कोई रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबी स्कूल्स। अब बात आती है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया सेटअप डिसाइडेड कमीशन, एक कमीशन डिसाइड किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट टू गैदर डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ द ओबीसीज इन एवरी लोकल बॉडी। तो हर लोकल बॉडी में जो भी बैकवर्डनेस प्रेजेंट है कि भाई किस लेवल पे है, वो एजुकेशन के लेवल पे है, मनी या उनकी प्रोस्पेरिटी लिविंग स्टैंडर्ड के, तो एक कमीशन बिठाया जाएगा और वही उसी के थ्रू जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको चेकआउट करेगी। स्पेसिफाई प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन ईच लोकल बॉडीज इन लाइट ऑफ commission recommendations and ensuring that such reservation doesn't exist 50% of the total seats reserved for SC, ST and OBCs together। तो स्पेसिफाई प्रोपोर्शन है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी को। एंड इन केस यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज नॉट इन ए पोजीशन टू फुलफिल ट्रिपल टेस्ट requirement, election to any of its local bodies can't be postponed beyond statutory period। तो एक statutory period है, उसको एक्सटेंड करके अगर ये ट्रिपल टेस्ट नहीं फॉलो करती या रिक्वायर नहीं होता, उसको पास नहीं करते, तो ये उसकी वजह से इसको जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर SC, STs in local bodies as per their population, state government are allowed to make decisions on reservation for OBC। तो यहाँ पे SC, STs को तो जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाना है, बट उसके अलावा जो भी OBC का जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो थे 2 टॉपिक्स थे, जो भी सब टॉपिक थे। अब आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं।